अध्याय 76 महत्वपूर्ण बिंदु के बहुत करीब। तुम यहाँ क्यों हो? वो जियाई का सामना करते हुए जो अचानक स्नान वस्त्र में प्रकट हुई, शेनगु वास्तव में चौंक गया और जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। उसने अवचेतन रूप से वो जियाई से यह सवाल सदमे में पूछा। उसके दिल में उलझन महसूस हो रही थी। बेशक मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वू जियाई ने पहले तो खुशी खुशी शेनगु के सवाल का जवाब दिया, फिर तुरंत वूगे की ओर देखा और कहा, सुंदर लड़के, अब तुम अपने कमरे में वापस जा सकते हो। फिर उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर हो गई और उसने वूगे को चेतावनी दी, अगर आपने जाने के बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे लीक करने की हिम्मत की, खासकर अगर आपने सू जिकिंग को बताने की हिम्मत की, तो हम अपने रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। समझना? वूगे ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर तुरंत गर्म पानी के झरने वाले कमरे और बेडरूम के बीच लकड़ी के स्लाइडिंग दरवाजे को बंद कर दिया। शेनगु को अभी भी गर्म पानी के झरने वाले कमरे में वू जियाई के साथ अकेले रहना असहज लग रहा था। भले ही वू जियाई ने वूगे को उसके सामने रहस्य लीक न करने की चेतावनी दी थी, उसने मन ही मन सोचा, भले ही वूगे अपनी बहन के लिए इसे गुप्त रख सके, मैंने बाहर आने से पहले लियांगशी को बताया था कि मैं वूगे के घर जा रहा हूँ। अगर लियांगशी ने झो यांग को बताया और उसे कुछ संदेह हुआ और उसने जांच के लिए सू जिकिंग को बुलाया, तो मैं खुद को समझा नहीं पाऊंगी। इसलिए शेनगु ने तुरंत वू जियाई से दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। हालांकि वू जियाई, जो पहले से तैयार थी, उसे जाने का आसान मौका नहीं देगी। उसने तुरंत लकड़ी के स्लाइडिंग दरवाजे के हैंडल के सामने अपना स्थान अवरुद्ध कर लिया और जानबूझकर शेनगु को एक आकर्षक अभिव्यक्ति देते हुए कहा, अपने सामने मौजूद सौभाग्य को मत खोना। हम बाद में साथ में नहा लेंगे। जो हुआ हाय के साथ जो हुआ उसके लिए मैंने तुम्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दिया। शेनगु, जो मूल रूप से जल्दी से चले जाना चाहते थे, ने महसूस किया कि यह घटना कार्रवाई में पकड़ी जा सकती है। जब उन्होंने वू जियाई को बहुत ही आकर्षक लहजे में ठीक से धन्यवाद कहते सुना, वह तुरंत लकड़ी के स्लाइडिंग दरवाजे के हैंडल की ओर दौड़ा और फोन को अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में ले लिया। उसने वू जियाई का हाथ पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक एक तरफ खींचकर दरवाजे से बाहर निकलने का इरादा किया। लेकिन इस समय वू जियाई ने, जैसे कि उसने अनुमान लगाया था कि शेनगु ऐसा करेगा, अचानक पहल की और तेजी से सफेद स्नान वस्त्र की अपनी कमर के चारों ओर बेल्ट खोल दी। आह! वू जियाई को बेल्ट खोलते देख उसने जल्दी से बीच से बाथरोब खोल दिया। शेनगु, जो पहली बार यह स्थिति देख रहा था, सदमे में आ गया और तुरंत उसका हाथ पकड़ना छोड़ दिया। उसने अपना शरीर तेजी से घुमाया, वू जियाई से दूर मुंह किया और जोर से विरोध किया, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि वह नहीं जानता था कि कितने पुरुष प्रशंसकों ने वू जियाई को उनके सामने ऐसा करते हुए देखने का सपना देखा था, फिर भी शेनगु उसके साहसिक कार्यों से हैरान और हैरान था। हे। शेनगु की बेहद घबराई हुई सूरत देखकर वू जियाई अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वह शेनगु के पीछे भी चली। जब उनके शरीर 5 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थे, तो वह हल्के से हंसी और अपना नाजुक जेड हाथ शेनगु के दाहिने कंधे पर रख दिया। डरो मत, यहाँ ध्वनिरोधन बहुत अच्छा है। स्पष्टतः आपकी कभी कोई गंभीर गर्लफ्रेंड नहीं रही। देखो तुम कितने डरे हुए हो। मैंने अभी भी अंदर स्विमसूट पहना हुआ है। जब वू जियाई का हाथ उसके कंधे पर पड़ा, तो शेनगु का शरीर सहज रूप से कांप उठा। वू जियाई के चिढ़ाने वाले लहजे और स्विमसूट शब्द सुनने के बाद उसका पुरुष गौरव तुरंत अप्रत्याशित स्थिति से उत्पन्न घबराहट और बेचैनी पर हावी हो गया। मैं डरा हुआ नहीं हूं। एक कहावत है कि पुरुषों और महिलाओं को दूरी बनाए रखनी चाहिए। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं। तुमने अचानक अपना बाथरोब उतार दिया। कौन जानता है कि उसके नीचे क्या है? वू जियाई शेनगु के शब्दों से खुश हो गई और चांदी की घंटियों की तरह हंसी की एक श्रृंखला में फूट पड़ी। है, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो। हंसते हुए उसने दोनों हाथ शेनगु के कंधों पर रखे और दोनों तरफ बल लगाया, शेनगु को अपनी ओर खींचते हुए मोहक स्वर में बोलना जारी रखा, स्विमिंग पूल में कई लोग मेरे जैसे कपड़े पहनते हैं। अगर तुम इससे भी डरते हो तो क्या तुम अब भी मर्द हो? शेनगु, जो गुस्से से भर गया था, ने अचानक अपना फोन फर्श पर फेंक दिया। फिर वह तुरंत पलट गया। इस मोड़ के साथ उसने न केवल खुद को वू जियाई के हाथों से मुक्त कर लिया, बल्कि उसने वू जियाई के कंधों को भी जबरदस्ती पकड़ लिया। उसने वू जियाई को बलपूर्वक पीछे धकेल दिया और उसका शरीर उसकी अचानक आई ताकत का विरोध नहीं कर सका, इसलिए वह सहज रूप से पीछे की ओर चली गई। फिर एक जोरदार धमाके के साथ शेनगु ने उसे तब तक पीछे धकेला जब तक उसकी पीठ लकड़ी के स्लाइडिंग दरवाजे से नहीं टकरा गई। आह! आप क्या करना चाहते हैं?
यद्यपि वू जियाई हमेशा मौखिक रूप से सक्रिय रही थी, लेकिन वास्तव में उसे पहले कभी किसी आदमी द्वारा लकड़ी के स्लाइडिंग दरवाजे या दीवार के सामने नहीं दबाया गया था। आप क्या सोचते हैं? शेनगू ने जानबूझकर वू जियाई को ठंडे स्वर से डरा दिया। बोलते बोलते उसने उसके कंधों को जोर से जकड़ लिया, जिससे उसका छूटना नामुमकिन हो गया। अब उसे देखते ही उसकी खूबसूरती फीकी पड़ गई। वह इतनी डर गई कि उसे दूर धकेलना ही भूल गई। उसके प्रतिशोधी हृदय द्वारा लाए गए तीव्र आनंद ने उसके प्रलोभन के विरुद्ध उसके अंदर दबी हुई कुंठा को पूरी तरह से बाहर आने दिया। अब उसका ध्यान पूरी तरह से वू जियाई के गुलाबी फूलों वाले स्विमसूट के नीचे की आकर्षक आकृति पर केंद्रित था। इस समय शेनगू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर जानवर जैसी ताकत से भर गया हो। उसका शरीर वू जियाई के करीब जाने लगा, उसका सिर आगे की ओर झुक गया और वह वू जियाई के तेजस्वी चेहरे के और करीब आ गया। नहीं, मत करो। इस समय वू जियाई ने वह अभिमानी व्यवहार खो दिया था जो उसने शेनगू को लुभाते समय दिखाया था। शेनगू का मुंह उसके गुलाबी होठों के करीब आता गया। अगले ही पल वू जियाई की आंखें अचानक से पूरी तरह चौड़ी हो गईं और तुरंत बंद हो गईं। जाहिर है उसका व्यवहार उसके भाग्य को स्वीकार करने और अब और विरोध न करने के बराबर था। इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि शेनगू उसे चूमने वाला था। हाँ, एक सेकंड बाद शेनगू का सिर आगे की दिशा से भटक गया। उसने धीरे से लकड़ी के स्लाइडिंग दरवाजे की सतह को अपने होठों से चूमा, फिर उसका शरीर पीछे की ओर चला गया और वू जियाई के स्विमसूट पहने शरीर से अलग हो गया। अगर तुम डरे हुए हो तो मुझे फिर से मत लुभाना। क्या तुम समझ रहे हो? पर विस्तारित संस्करण का अन्वेषण करें। वू जियाई से ऐसे शब्द कहने के बाद शेनगू को लगा कि उसका शरीर नियंत्रण खोने की कगार पर है। उसने जल्दी से वू जियाई को, जो पहले से ही मानसिक रूप से विरोध करने में असमर्थ थी, एक तरफ धकेल दिया। अपना फोन उठाने के लिए पीछे मुड़ने के बाद वह बिना किसी रुकावट वाले लकड़ी के स्लाइडिंग दरवाजे की ओर चला गया। दोनों हाथों से दरवाजे के दोनों हैंडल पकड़ लिए और दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। मत जाओ। शेनगू को कमरा नंबर 126 के बाहरी दरवाजे की ओर तेजी से जाते देख वू जियाई, जो शर्मिंदा और परेशान दोनों थी, ऐसे शब्द चिल्लाई। लेकिन उसके पैर गर्म पानी के झरने वाले कमरे के लकड़ी के फर्श पर अटक गए थे। वह शेनगू के करीब एक कदम भी नहीं जा पा रही थी। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं। जाने के लिए दरवाजा खोलने से पहले शेनगू ने संघर्ष करते हुए कहा, भले ही आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे अब जाना होगा। अध्याय 77 इच्छा शक्ति से प्राप्त लाभ। शेनगू के जाते ही दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ वू जियाई को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। धत तेरी की! उसने गुस्से में अपने दाहिने हाथ से बगल में पड़े लकड़ी के फर्श पर थप्पड़ मारा। क्या मैं सचमुच इतनी बदसूरत हूं? जब उसने यह कहा तो फर्श पर थपथपाने की उसकी ताकत पहले की तुलना में थोड़ी कमजोर हो गई। धिक्कार है! सज्जन बनने का नाटक करना बंद करो। फर्श पर आखिरी थप्पड़ के साथ उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी और जब उसने सज्जन शब्द कहा तो उसका स्वर क्रोध से बदलकर उपहासपूर्ण हो गया। शायद वह सचमुच एक अच्छा आदमी है। वू जियाई, जो धीरे धीरे फर्श से उठी, गर्म पानी के झरने के किनारे चली गई जो पहले से ही पानी से भरा हुआ था, और धीरे धीरे अपने शरीर को गर्म पानी के झरने में डाल दिया। वह खुशी से मुस्कुराई और ये शब्द बुदबुदाए। वू जियाई और मेजबान के बीच घनिष्ठता में वृद्धि का पता चला जैसे ही शेनगू, जो अभी अभी कमरा 127 में पहुंचे थे और प्रवेश करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उन्हें सिस्टम का यह संकेत सुनाई दिया। उन्होंने सिस्टम में वू जियाई की महिला चरित्र प्रोफाइल की जांच करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और देखा कि उनकी अंतरंगता 50 से 60 तक बढ़ गई थी, कुल 10 अंकों की वृद्धि। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे संयमित कार्यों से अंततः उसका पक्ष जीत लिया जाएगा। शुरू में मुझे चिंता थी कि वह नाराज हो जाएगी और अनुकूलता कम हो जाएगी क्योंकि मैंने उसे डरा दिया था और वह दृढ़ता से चली गई। शेनगू ने मुस्कुराते हुए और हल्के से सिर हिलाते हुए अपने दिल में आह भरते हुए कमरा 127 का दरवाजा खोला। लड़की के दिल को समझना सचमुच बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि मैंने अंततः प्रलोभन का विरोध किया और स्थिति का फायदा नहीं उठाया, जिससे उसका पक्ष और अधिक बढ़ गया। यह सोचकर शेनगू हंस पड़ा। उसे समझ आ गया कि कमरा नंबर 126 में वू जियाई को चूमने से इनकार करने की वजह उसकी मजबूत इच्छा शक्ति नहीं थी। वह भी एक सामान्य आदमी था। वू जियाई जैसी सुंदरी के प्रलोभन का सामना करते हुए उसे यकीन नहीं था कि वह प्रभावित नहीं होगा। शायद मैं सचमुच बहुत डरपोक हूं। यह उपन्यास bit.ly 3 IBFJKV पर उपलब्ध है।
इस लियांग शी के पास मेरे खिलाफ कुछ है। अगर उसने झो यांग को मेरी शिकायत करने की हिम्मत की तो मैं उस दिन होटल की लिफ्ट में जो कुछ हुआ था उसे उजागर करने में संकोच नहीं करूंगा, है ना? कमरे में प्रवेश करते समय जब शेनगु ने यह सोचा तो उसे एहसास हुआ कि लियांगशी गर्म पानी के झरने में डूबने के लिए गर्म पानी के झरने के कमरे में नहीं आया था। उसने अभी तक अपना स्विमसूट भी नहीं पहना था और बिस्तर पर बैठा हुआ घबराए हुए भाव से शेनगु को अंदर आते हुए देख रहा था। क्यों तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? लियांगशी, जो बोलते समय हकला रहा था, तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और उसने पूछा, क्या आप वू जी के साथ वॉयस चैट करने के लिए वू जी के घर नहीं जा रहे हैं? अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं, आप तो बात कर चुके हैं। शेनगु को तुरंत ही धोखा दिए जाने का एहसास हुआ, क्योंकि उसे पहले से ही चिंता थी कि यह स्थिति तब हो सकती है जब वह वू जियाई के कमरे में था। इस समय लियांगशी की सब कुछ खत्म हो गया है वाली स्थिति को देखकर शेनगु को लगा कि पकड़े जाने की संभावना लगभग 100% थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए शेनगु का शरारती पक्ष सामने आया। उसने गहरे नीले रंग का स्विमसूट उठाया जिसे वह बिस्तर पर छोड़ आया था और कमरा 126 में नहीं लाया था और बेडरूम में कपड़े बदलने लगा। जरा ठहरिए। लियांगशी ने देखा कि शेनगु अपने कपड़े उतारने लगा है और तुरंत उसे रोकने के लिए उसके पास आया। क्या हुआ? हम दोनों मर्द हैं, तुम्हें किस बात का डर है? मैंने वूगे के घर पर पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है। मैं यहाँ के गर्म पानी के झरने का आनंद लेने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। क्या आपने पहले ही पानी भर लिया है? शेनगु ने जानबूझकर ऐसा कहा, लेकिन वह फिर भी अपनी जगह पर खड़ा रहा और पहले कपड़े बदलने के लिए गर्म पानी के झरने वाले कमरे में गए बिना ही अपनी पैंट उतारने लगा। मुझे पहले तुम्हें कुछ बताना है। लियांगशी, जिसने यह कहा था, शेनगु की जानबूझकर उलझन भरी निगाहों के सामने बोलना जारी नहीं रख सका। तभी कमरे के बाहर गलियारे में धीमी कदमों की आवाज सुनाई दी। लियांगशी ने यह सुना और उसकी अभिव्यक्ति और भी अप्रिय हो गई। उसने अपने दांत पीस लिए और दरवाजे की ओर दौड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह दरवाजा खोलने के बाद शेनगु के साथ आए व्यक्ति से कुछ शब्द कहना चाहता हो, लेकिन शेनगु उसे ऐसा मौका कैसे दे सकता था? वह जिस स्थिति में खड़ा था वह लियांगशी से ज्यादा दरवाजे के पास थी। इस समय तक उसने अपनी पैंट उतारकर स्विमसूट पहन लिया था। उसने स्विमसूट अपने हाथ में पकड़ लिया और लियांगशी की ओर ठंडी मुस्कान के साथ स्विमसूट उठाते हुए कहा, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? चूंकि वे मेरा स्विमसूट देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे पहले इसे पहनना होगा। इस समय झो यांग, सुजिकिंग और लिन मोमो के साथ, जो उसके बगल में खड़े थे, पहले से ही कमरा 127 के दरवाजे पर खड़े थे। पहले देखते हैं कि शेनगु कमरे में है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसे ढूंढने के लिए वूगे के कमरे में जाएंगे। यह कहने के बाद उसने सुजीकिंग का दाहिना हाथ छोड़ दिया जिसे उसने पकड़ रखा था, दरवाजा खटखटाया और अंदर मौजूद व्यक्ति से कहा, जल्दी करो और दरवाजा खोलो। लियांगशी यहाँ थे। सुजीकिंग की अनिच्छुक अभिव्यक्ति की तुलना में इस समय लिन मोमो की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसका दिल बेहद चिंतित था। यह पता चला कि शेनगु के कमरा 127 से चले जाने के तुरंत बाद लियांगशी ने झो यांग को फोन किया था और उसे बताया था कि शेनगु वूगे के कमरे में चले गए हैं। वह वू जी के साथ वॉयस चैट करने के लिए वू जी के घर जाना चाहता है। वैसे भी वह सीधे वू जियाई के कमरे में नहीं जा रहा है। हो सकता है कि वह किसी के द्वारा कैंपस में उनकी तस्वीरें पोस्ट करने की घटना के बारे में बात करना चाहता हो। लियांगशी के विश्वासघात की बात सुनने के बाद झो यांग पहले ही अपना स्विमसूट पहन चुकी थी। यहां तक कि प्रतीक्षा करते समय उसने गर्म पानी का झरना भी तैयार कर लिया था तथा गर्म पानी के कुंड में लाल गुलाब की पंखुड़ियां छिड़क रही थी। उस समय स्विमसूट चुनने में देरी के कारण सुजीकिंग और लिन मोमो अभी अभी अपने कमरे में दाखिल हुए थे। कमरा 216 में प्रवेश करने से पहले उनका सामना शेनगु से नहीं हुआ था, जो कमरा 127 से गलियारे में निकल आया था। कमरा 216 में प्रवेश करने के लिए दोनों लड़कियों ने अपने कार्ड स्वाइप करने के बाद अपने बैग से पहले से चुने हुए महिलाओं के स्विमसूट निकाले, कपड़े बदलने की तैयारी की और फिर शिक्षक झो यांग की मदद करने के लिए हॉट स्प्रिंग रूम में जाकर पूल में गुलाब की पंखुड़ियां और प्यारी छोटी बत्तखें बिखेरने लगीं। हालांकि लियांगशी फोन पर शिक्षक झो यांग को बता रहे थे कि उन्हें संदेह है कि शेनगु सीधे वू जियाई के कमरे में गए थे। इससे शिक्षक झो यांग का गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरने का मूड तुरंत खत्म हो गया। और क्योंकि उसने पंखुड़ियां बिखेरते समय अपना फोन स्पीकर पर रखा था, इसलिए गर्म पानी के झरने वाले कमरे के बाहर बेडरूम में मौजूद दो लड़कियों ने भी लियांगशी की बातें सुन लीं।
एक क्षण के लिए 3 एस स्तर की सुंदरियों के दिलों में अलग अलग भावनाएं थीं। उनमें से शिक्षक झो यांग ने फोन रखने के बाद सबसे स्पष्ट भावनात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके मन में शेनगु के लिए भावनाएं थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बहुत गुस्से में थी और उसे लगा कि यह सु जीकिंग के साथ अन्याय है। वह जल्दी से गर्म पानी के झरने वाले कमरे से बाहर निकली और सु जीकिंग के पास जाकर बोली, यदि फोटो वाली घटना एक गलतफहमी थी तो ऐसा ही हो, लेकिन आज आप दोनों अभी भी एक अस्थायी रिश्ते में हैं। और वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और वो जियाई के कमरे में चला गया। वह किसी महिला स्टार को चुनने के लिए कोई और दिन चुन सकते थे। ऐसा करके वह न केवल आपका अनादर कर रहा है, बल्कि इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे मुंह पर भी तमाचा मार रहा है। शिक्षक झो यांग का गुस्सा बढ़ता गया और उन्होंने सु जिकिंग को, जिसने अभी तक स्विमसूट नहीं पहना था, कमरे 127 और 126 में ले जाने पर जोर दिया ताकि वे देख सकें कि क्या हो रहा है। अध्याय 78 ड्यूटी पर जांच के बाद जवाबी हमला। सु जिकिंग ने उस समय जांच में कोई रुचि नहीं दिखाई। उसने अस्थायी रूप से हरे रंग का स्विमसूट पहनना बंद कर दिया और शांतिपूर्वक अपना विरोध व्यक्त किया। गुरुजी, कृपया ऐसा मत कीजिए। एक अस्थायी प्रेमी वास्तविक नहीं होता। अगर वह सचमुच वू जियाई को पसंद करता है तो मेरे पास उसे खुशी की तलाश करने से रोकने का कोई कारण नहीं है। लिन मोमो ने सु जिकिंग के स्वर में ईर्ष्या का कोई निशान नहीं सुना, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि सु जीकिंग को वास्तव में इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि भले ही उसे ईर्ष्या न हो, लेकिन एक अस्थायी प्रेमी के रूप में सु जीकिंग के लिए यह बहुत शर्मनाक होगा यदि शेनगु ने वास्तव में ऐसा कुछ किया हो। मैं निश्चित रूप से एक नौकर के रूप में इस मामले में शामिल नहीं हो सकता। शिक्षक झो यांग की निगाहों का सामना करते हुए लिन मोमो ने तुरंत अपना रवैया व्यक्त किया। आखिरकार हमारा रिश्ता तो सिर्फ नियोक्ता कर्मचारी का है। मुझे उसके निजी जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा वो जियाई बहुत सुंदर है और युवा स्वामी के प्रति बहुत सक्रिय है। अगर मैं पुरुष होता तो मैं भी निश्चित रूप से भावुक हो जाता। लिन मोमो ने ये शब्द आंशिक रूप से सु जिकिंग को उत्तेजित करने के लिए कहे थे, जो उसके बगल में शांत दिखाई दे रही थी, ताकि वह देख सके कि वह वास्तव में शेनगु के बारे में कैसा महसूस करती है। दूसरी ओर वह कमरे में भी रहना चाहती थी और शिक्षक झो यांग और सु जिकिंग के जाने के बाद शेनगु को फोन करके उसे सूचित करना चाहती थी। वह जानती थी कि शेनगु की तरफ वाला गर्म पानी का झरना वाला कमरा इस कमरे के रास्ते पर नहीं था। अगर वह पीछे रह पाती तो उसे समय रहते शेनगु को चेतावनी देने और उसे वू जियाई के कमरे में फंसने से बचाने का मौका मिल जाता। भले ही मास्टर दीवारों के पार जाने के जादू का एक परीक्षण संस्करण खरीद ले, फिर भी वू जियाई के कमरे में रहस्यमय ढंग से गायब होने की व्याख्या करना मुश्किल होगा। इस तरह सोचते हुए लिन मोमो वास्तव में कमरा 216 में रहना चाहता था और नहीं जाना चाहता था। लेकिन उस समय शिक्षक झो यांग ने यह भी सोचा कि लिन मोमो उन्हें सूचित करने के लिए शेनगु को फोन कर सकते हैं। इसलिए उसने लिन मोमो को अपने साथ जाने पर जोर दिया और सु जिकिंग से भी जोर देकर कहा कि वे दोनों साथ में कपड़े बदल लें। वे तीनों कमरा नंबर 127 और 126 में यह देखने गए कि क्या हो रहा है। मेरे पास सचमुच कोई विकल्प नहीं है। मुझे शिक्षक के चक्कर में क्यों पड़ना पड़ा? यह आखिरी बात थी जो सु जिकिंग ने अपने कपड़े बदलने से पहले कही। यह सुनकर लिन मोमो को थोड़ा असहज महसूस हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कथानक उस क्षण पर लौटता है जब वे तीनों कमरा 127 के सामने खड़े थे। जब शिक्षक झो यांग ने दरवाजा खटखटाया और लियांगशी से उसे खोलने के लिए कहा तो उन्होंने एक आवाज सुनी, रुको गुरुजी, मेरे तैराकी के कपड़े पहनने तक प्रतीक्षा करो। एक क्षण के लिए शिक्षक झो यांग के चेहरे पर एक स्तब्ध भाव प्रकट हुआ। दूसरी ओर सु जिकिंग ने संतुष्ट भाव से हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आपकी जानकारी गलत है गुरुजी। फिर उसने सख्ती से कहा, या शायद शेनगु का हृदय अचानक बदल गया और वह वापस आ गया। लिन मोमो, जिसने अपने दिल में राहत महसूस की, अपने हाथ से अपना मुंह ढकने से खुद को नहीं रोक सकी और हंस पड़ी। तो वह वास्तव में परवाह करती है, सिर्फ दिखावा नहीं करती। चाहे वह शेनगु को थोड़ा पसंद करती हो या अपने चेहरे की खातिर, वह वास्तव में इसकी पुष्टि करना चाहती है। इस तरह सोचते हुए लिन मोमो ने शेनगु को वह सब कुछ बताने के लिए तैयार थी जो उसने बाद में देखा था। इस समय शेनगु ने अंदर से दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। गहरे नीले रंग का स्विमसूट पहने हुए वह 3 एस क्लास सुंदरियों के सामने बेबाकी से दिखाई दिए। इसके कारण शिक्षक झो यांग और सु जिकिंग ने प्रत्यक्ष रूप से आंखों के संपर्क से बचने के लिए तुरंत अपने शरीर को मोड़ लिया। वे धीरे से मुड़े और कुछ शर्मिंदगी भरे भाव से शेनगु की ओर देखने लगे।
इस प्रक्रिया के दौरान लिन मोमो बिना किसी चिंता के स्थिर खड़ा रहा। इतना ही नहीं, उसने शेनगू की भी सहजता से प्रशंसा की। आपने एक अच्छा स्विमसूट चुना है, युवा मास्टर। रंग अच्छा है और यह अच्छी तरह से फिट बैठता है। शेनगू सुजीकिंग और शिक्षक झो यांग की पिछली प्रतिक्रियाओं से बहुत संतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने लिन मोमो की प्रशंसा को सहजता से जारी रखा। बिल्कुल। फिर उसने हैरान होने का नाटक किया और शिक्षक झो यांग की ओर देखते हुए पूछा, मैं अभी अपना स्विमसूट पहनकर गर्म पानी के झरने पर जाने ही वाली थी। तुम यहाँ क्यों आ गए? क्या आपने अपना मन बदल लिया है और चाहते हैं कि हम आपके साथ शामिल हो जाएं? इन शब्दों से शिक्षक झो यांग, जिन्होंने पहले दरवाजा खटखटाया था, बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उसने शेनगू की तरफ से कमरा 127 में देखा तो देखा कि लियांगशी शेनगू के पीछे खड़ा था, जो उससे भी अधिक शर्मिंदा लग रहा था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये शब्द कहने के बाद शिक्षक झो यांग ने लियांगशी की ओर देखा, जो अभी भी शेनगू के पीछे खड़ा था और बोलने में असमर्थ था। उसने शेनगू को सीधे सीधे सच बताने का फैसला किया। लियांगशी ने मुझे फोन किया और बताया कि आपको वुजियाई ने गर्म पानी के झरने में नहाने के लिए अपने कमरे में बुलाया है। मुझे लगता है कि यह जीकिंग के लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं उसे यह देखने के लिए यहाँ लाया हूँ कि क्या हो रहा है। जब शिक्षिका झो यांग ने यह उचित नहीं है वाक्यांश का उल्लेख किया तो उनकी आवाज धीमी होती गई। यह स्पष्ट किया गया था। यह पुष्टि करने के बाद कि शेनगू अभी भी कमरा 127 में है, शिक्षक झो यांग को एहसास हुआ कि इस बार उनकी पूछताछ बहुत अनुचित हो गई थी। ओह, अच्छा ऐसा है। शेनगू ने जानबूझकर ओह की ध्वनि को लंबा कर दिया, जिससे शिक्षक झो यांग और भी शर्मिंदा हो गए। फिर उसने अपनी नजर सुजिकिंग के चेहरे पर घुमाई। सुजिकिंग, जो अपेक्षाकृत शांत थी, जब शेनगू ने उसकी ओर देखा तो मुस्कुराई और धीमी आवाज में समझाया, मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन शिक्षक ने मुझे दिखाने के लिए लाने पर जोर दिया। आखिरकार हम अस्थायी प्रेमी हैं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं इसे कोई बड़ी बात नहीं बनाना चाहती। बोलने के बाद शेनगू की नजरों में बदलाव देखकर वह अंतः दबाव का विरोध नहीं कर सकी और एक कदम पीछे हट गई। लिन मोमो की ओर इशारा करते हुए आगे बोली, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप उससे पूछ सकते हैं। मैं लगभग अपना स्विमसूट पहन चुकी थी। लिन मोमो ने तुरंत शेनगू की ओर सिर हिलाया, जिससे सुजिकिंग के पिछले इज्जत बचाने वाले शब्दों की पुष्टि हुई। हालांकि जब उसने सिर हिलाया तो उसने शेनगू को एक बहुत ही सार्थक मुस्कान दी। स्पष्ट रूप से, हालांकि वह यह साबित करने के लिए तैयार थी कि सुजीकिंग ने अनिच्छा के संकेत दिखाए थे, वह इस बात से सहमत नहीं थी कि यह प्रदर्शन उस समय सुजीकिंग के वास्तविक विचारों का प्रतिनिधित्व करता था। तो क्या आप वुजियाई के कमरे में गए थे या नहीं? या जैसा कि जिक्विन ने आपके बोलने के बाद मुझे बताया, क्या रास्ते में आपका हृदय परिवर्तन हुआ और आप वापस आ गए? बहुत शर्मिंदा महसूस करते हुए शिक्षिका झो यांग ने अपने दांत पीस लिए और इसे एक और मौका देने का फैसला किया। उसके शब्दों का मतलब था कि अगर शेनगू ने कहा कि यह दूसरी स्थिति थी तो उसे पकड़ने के लिए सुजीकिंग और लिन मोमो को लाना अनुचित नहीं होगा। शेनगू तुरंत शिक्षक झो यांग के इरादे को समझ गया, लेकिन उसने उसे थोड़ा और तंग करने का फैसला किया। तो उसने सबके सामने कहा, मैं जाता हूं। जैसे ही शिक्षिका झो यांग अपनी बात कहने वाली थीं, उन्हें अपनी आत्मा में उत्साह महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, लेकिन मैं वुगे के कमरे में गया था। शिक्षक झो यांग के सुंदर चेहरे पर एक बार फिर शर्मिंदगी का भाव दिखाई दिया। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि शेनगू ने तब कहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वुजियाई ने वास्तव में मुझे नकली कमरा नंबर देकर धोखा दिया था। उसने मुझे पहले जो कमरा नंबर बताया था वह वुगे का था, और बाद में उसने जो कमरा नंबर बताया वह वुगे का था। वास्तव में वह उसका अपना था। बिना काटे संस्करण पढ़ने के लिए पर जाएं। अध्याय 79 दोहरी फसल प्राप्त हुई। क्या वह स्विमसूट पहने हुए कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है? इस तथ्य के साथ कि शेनगू पहले से ही उसके सामने है, शिक्षक झो यांग तुरंत समझ गए कि शेनगू धोखे को देखने के तुरंत बाद वापस आ गए होंगे। एक बात तो उसे भी समझ आ गई, वो ये कि यदि ऐसा है तो इसमें कोई संदेह नहीं है। शेनगू की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से उसे सुजिकिंग के साथ बहुत सारे बोनस अंक अर्जित कराएगी। इस बार उनकी यात्रा ने वास्तव में शेनगू को सुजिकिंग का पक्ष प्राप्त करने का अवसर दिया। शेनगू एक पल के लिए हिचकिचाया, तब उसने उत्तर दिया, नहीं, उसने बाथरोब पहना हुआ है। और फिर मैं वापस आ गया। उसने वुजियाई के सामने अपनी इज्जत बचाने का फैसला किया।
वह यह बताना नहीं चाहता था कि वू जियाई ने बाद में उसे अपना स्विमसूट दिखाया था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपने पास नहीं रखा, क्योंकि ऐसी बात से हालांकि वू जियाई का उसके प्रति पक्ष बढ़ गया। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चला तो वह शेनगू के सामने सस्ती दिखाई देगी। आप एक भले व्यक्ति हैं। मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। शिक्षक झो यांग ने राहत भरी नजरों से शेनगू की प्रशंसा की और ईमानदारी से उनसे माफी मांगी। झो यांग और मेजबान के बीच घनिष्ठता बढ़ गई है। सुजिकिंग और मेजबान के बीच घनिष्ठता बढ़ गई है। जैसे ही शिक्षक झो यांग के शब्द गिरे, शेनगू को अप्रत्याशित रूप से सिस्टम से दोहरा लाभ प्राप्त हुआ। उसने जल्दी से अपने दिमाग से इन दो लोगों की महिला चरित्र मार्गदर्शिका की जांच की और देखा कि झो यांग और उसके बीच अंतरंगता अचानक 10 अंक बढ़ गई। वर्तमान में 36 अंक तक पहुंच गया है। इसके विपरीत सुजीकिंग और उनके बीच अंतरंगता भी 10 अंकों से बढ़कर 55 अंक तक पहुंच गई, जो वू जियाई से केवल 5 अंक कम है। अगर अंतरंगता पहले ही आधे से अधिक हो गई है तो सुजीकिंग का मेरे प्रति रवैया पहले से बेहतर होना चाहिए। ऐसा सोचते हुए शेनगू ने तुरंत सुजीकिंग की ओर देखा। उसने देखा कि सुजीकिंग उस पर अनुकूल प्रभाव के साथ मुस्कुरा रही है, लेकिन उसने शिक्षक झो यांग से कहा, गुरुजी, चूंकि गलतफहमी दूर हो गई है तो चलिए वापस चलते हैं। शिक्षक झो यांग ने सिर हिलाया और जाने से पहले सबके सामने लियांगशी के अजीब शब्दों का उल्लेख नहीं किया। आखिरकार लियांगशी का पिछला बयान कि शेनगू शायद वू जियाई के घर गया होगा सिर्फ एक संदेह था, और अंत में यह वह ही था जिसने आकर जांच करने का फैसला किया। लेकिन इस घटना के बाद शेनगू अब लियांगशी के साथ गर्म पानी के झरने वाला कमरा साझा नहीं करना चाहता था। यह देखते हुए कि न तो शिक्षक झो यांग और न ही सुजिकिंग ने उन्हें उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, शेनगू ने बस कमरे से बाहर बदले हुए कपड़े निकाले, उन्हें अपने स्विमसूट के ऊपर डाल दिया और जानबूझकर उन 3 लड़कियों का पीछा किया जो कमरा 216 की ओर चल रही थीं। उनके पीछे चलने का कारण तो बताना ही पड़ेगा। तीनों में से हालांकि लिन मोमो को नहीं पता था कि शेनगू इस बार इतना साहसी क्यों था। उसने न देखने का नाटक किया और कमरा 216 की ओर चलना जारी रखा। सुजिकिंग, जिनकी शेनगू के साथ घनिष्ठता 55 वर्ष तक पहुंच चुकी थी, शेनगू से उनके पीछे आने के उद्देश्य के बारे में पूछने को तैयार नहीं थे। भले ही आप अभी लियांगशी के साथ नहीं रहना चाहते, आप हमारे कमरे में गर्म पानी के झरने में भीगने के लिए नहीं आ सकते, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन साथ ही उसने अनुमान लगाया कि शिक्षक झो यांग निश्चित रूप से शेनगू को उनका पीछा करने से रोकने के लिए आगे आएंगे। निश्चित रूप से जब शेनगू कमरा 216 की ओर जाने वाले चौराहे पर पहुंचने वाला था और अभी भी उनका पीछा कर रहा था, तो शिक्षक झो यांग अब और खुद को रोक नहीं सका। वह मुड़ी और शेनगू से गंभीरता से बोली, मैं जानता हूं कि आप लियांगशी के मुझे रिपोर्ट करने से बहुत नाखुश हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ कमरा नंबर 216 के दरवाजे तक भी आ जाएं, तो भी मैं आपको हमारे साथ गर्म पानी के झरने में शामिल होने के लिए सहमत नहीं होऊंगा। पर एक त्वरित नजर आपको अधिक संतुष्ट कर देगी। शेनगू यह सुनकर तुरंत हंस पड़ा। उसने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि कमरा नंबर 216 में जाने का उसका मकसद टीचर झो यांग और सुजिकिंग के रवैये को परखना था। यदि चौराहे पर पहुंचने पर उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा तो वह मोटा चेहरा बनाकर उनका पीछा नहीं करेगा। इसके बजाय वह स्वयं को उनसे अलग होने का कारण बताने के लिए पूर्वनियोजित तरीके का उपयोग करेगा। शिक्षक झो यांग के शब्दों को सुनकर वह जानता था कि उसके साथ उसकी वर्तमान घनिष्ठता के साथ उसके लिए यह सहमत होना वास्तव में असंभव था कि वह उसे कमरा 216 तक उनका पीछा करने दे। शेनगू को यह भी नहीं पता था कि सुजीकिंग के साथ उसकी वर्तमान अंतरंगता, जो 55 वर्ष की हो चुकी थी, क्या वह उसे अपने साथ गर्म पानी के झरने में आने और फिर स्विमसूट में एक साथ स्नान करने के लिए राजी कर पाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि इस तरह की चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। वह मुस्कुराया और लिन मोमो की ओर इशारा किया और शिक्षक झो यांग से वह बहाना कहा जो उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले सोचा था, मैं अकेले ही कमरा खोलना चाहता हूं, आप लोगों के साथ कमरा 216 में नहीं जाना चाहता। जब मैंने स्विमसूट खरीदा तो मैंने उसे अपना बैंक कार्ड दे दिया। मुझे लगा कि हम अभी चौराहे पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैंने जल्दी से उससे कार्ड नहीं मांगा। शिक्षक झो यांग ने सुना कि शेनगू लगातार उनका पीछा कर रहा था और इसका कारण यही था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव उभर आया और उसने कुछ शर्मिंदा होकर कहा, तो यह ऐसा ही है। लगता है मैंने गलत समझा है। फिर उसने स्थिति को स्वयं सुलझाने के लिए शेनगू की प्रशंसा करने की विधि का उपयोग किया। मुझे भी लगता है कि आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं।
बात बस इतनी है कि आप बिना कोई कारण बताए इस तरह हमारा पीछा कर रहे हैं, तो लोगों का इसके विपरीत सोचना स्वाभाविक है। इस बिंदु पर उसने तुरंत सु जिकिंग की ओर देखा, आम सहमति प्राप्त करने की इच्छा से, और कहा, जिकिंग, क्या आपको लगता है कि शिक्षक सही हैं या नहीं? सु जिकिंग शेनगु से उनके पीछे आने के उद्देश्य के बारे में पूछने से खुद को रोक रही थी, लेकिन अब जबकि शिक्षक झोउ यांग को उसकी मदद की जरूरत थी, तो वह बोलने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने थोड़ा सिर हिलाया और शिक्षक झोउ यांग की मदद करते हुए कहा, यह सही है, शिक्षक सही हैं। शिक्षक की चिंता में कुछ हद तक दम है। अब जब हम आपके इरादे जान गए हैं, तो चलो सड़क के अगले मोड़ पर अलग हो जाएं। हालांकि जैसे ही शेनगु प्रवाह के साथ जाने वाली थी, लिन मोमो, जो अपनी जेब में हाथ डाल रही थी, ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। मुझे लगता है कि मैंने अपना बैंक कार्ड कमरे में ही छोड़ दिया है। उसने चेहरे पर शर्मिंदगी भरे भाव के साथ शेनगु से कहा, तुमने इसे कमरे में छोड़ दिया? तुम और जिकिंग कमरे में चले गए, क्या तुम अपना स्विमसूट बदलने से पहले ही मेरे साथ बाहर नहीं आए? सु जिकिंग की चुप्पी के विपरीत शिक्षक झोउ यांग ने तुरंत अपना अविश्वसनीय रवैया व्यक्त किया। जब आप उसके साथ थे, तो क्या आपने देखा कि जब वह अपना स्विमसूट पहन रही थी, तो कुछ गिर गया था? शिक्षक झोउ यांग कुछ समय से कमरा संख्या 216 में गर्म पानी भर रहे थे और गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर रहे थे। इसलिए भले ही उसने सोचा कि यह असंभव है कि लिन मोमो ने इतने कम समय में अपना बैंक कार्ड खो दिया हो, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। इसलिए उसने सु जिकिंग से पूछा, जो उस समय लिन मोमो के साथ थी। शिक्षक झोउ यांग को यह स्पष्ट अनुभूति हुई कि लिन मोमो का अचानक यह दावा कि शेनगु का बैंक कार्ड कमरा 216 में खो गया था, कोई साधारण बात नहीं थी। आखिरकार जब से लिन मोमो चैंडोंग विश्वविद्यालय में कक्षा 2 वर्ष 3 की अंग्रेजी कक्षा में आई थी, उसने हमेशा शेनगु के प्रति बड़ी वफादारी दिखाई थी। बाद में जब वे पांचों मनी सूप हॉट स्प्रिंग हाउस में गर्म पानी के झरने में स्नान करने के लिए आए, तो उसने 2 बार शेनगु को सड़क पर पीछे करने की कोशिश की, लेकिन इससे चीजें और खराब हो गईं। हो सकता है उसने शेनगु का बैंक कार्ड हमारे कमरे में नहीं गिराया है। उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि शेनगु को कमरा नंबर 216 में आने का मौका मिल सके। इस समय शिक्षक झोउ यांग सु जिकिंग के कुछ ऐसा कहने का इंतजार कर रहे थे, मैंने उसे कुछ भी गिराते नहीं देखा। तब वह तार्किक रूप से लिन मोमो को अपनी जेबें अधिक सावधानी से जांचने का सुझाव दे सकती थी। उस समय जब तक लिन मोमो ने अपनी सभी जेबें उलट पलट कर उसे नहीं दिखा दी, तब तक वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेगी। अध्याय 80 आभासी स्थान का अद्भुत उपयोग। हालांकि सु जिकिंग, जो एक पल के लिए सोच रही थी, ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। शिक्षक झोउ यांग को उनकी प्रतिक्रिया थी, मैंने उसे दुकान से कमरे में कुछ भी गिराते नहीं देखा। कमरे में प्रवेश करने के बाद मैं कुछ देर के लिए कपड़े बदलने में व्यस्त था और मुझे यकीन नहीं था कि उसने उस समय कमरे में कार्ड गिराया था या नहीं। इस बिंदु पर शेनगु ने लिन मोमो के इस दावे के पीछे के असली उद्देश्य का भी अनुमान लगा लिया था कि कार्ड कमरा 216 में गिरा था। और शिक्षक झोउ यांग के विपरीत, जो अभी भी संदेह में थे, शेनगु की अटकलें पहले से ही बहुत निश्चित थीं, क्योंकि वह जानता था कि लिन मोमो एक शक्तिशाली योगिनी होने के नाते लापरवाही से अपना बैंक कार्ड गिराने की संभावना लगभग शून्य थी। इसके अलावा जब उसने बोलना समाप्त किया, तो उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से सहायता का भाव था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि शिक्षक झोउ यांग का वर्तमान संदेह कुछ हद तक असामान्य था और लिन मोमो की अभिव्यक्ति से संबंधित था। लेकिन सु जिकिंग के शब्दों का स्पष्ट अर्थ था लिन मोमो से पूछताछ से बचना। उसकी सुपर बुद्धि के साथ जब लिन मोमो ने कहा कि कार्ड गिर गया है, तो उसके लिए असामान्यता को नोटिस न करना असंभव है। शेनगु, जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया, ने अपने और सु जिकिंग के बीच की अंतरंगता पर भी विचार किया, जो पहले ही 55 तक पहुंच चुकी थी। वह कुछ अजीब विचारों से खुद को नहीं रोक सका, चाहे उसने इसके बारे में कैसे भी सोचा हो। उसे लगा कि सु जिकिंग के शब्दों में जानबूझकर उसके लिए कमरा 216 में जाने का अवसर बनाने की एक छोटी सी संभावना हो सकती है। लेकिन झोउ यांग, जिसकी शेनगु के साथ उस समय केवल 36 की अंतरंगता थी, स्पष्ट रूप से शेनगु को ऐसा अवसर नहीं देना चाहता था, यह देखते हुए कि सु जिकिंग ने वह नहीं कहा जो वह सुनना चाहती थी। और शेनगु को उनके साथ कमरा 216 में जाने के बहाने का उपयोग करने से रोकने के लिए झोउ यांग सीधे लिन मोमो के सामने चला गया। हालांकि उसने सीधे तौर पर संपर्क नहीं किया, फिर भी उसने लिन मोमो से पूछा, आपको अपनी जेबें फिर से जांचनी चाहिए, हो सकता है कि आप चूक गए हों। उसने उन शब्दों को जारी नहीं रखा जो कुछ संकेत देते थे, लेकिन उसकी आंखों ने पहले ही लिन मोमो के सामने इस मामले के बारे में उसके गहरे संदेह को पूरी तरह से व्यक्त कर दिया था।
अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो लिन मोमो को इस समय थोड़ा घबरा जाना चाहिए, क्योंकि वह बैंक कार्ड अब उसकी शॉर्ट्स की जेब में है। झो यांग के वर्तमान व्यवहार के अनुसार ऐसा लग रहा था कि जब तक लिन मोमो उसे यह साबित करने के लिए अपनी सभी जेबें अंदर से बाहर नहीं कर देती, तब तक वह शेन गु को इस तरह उनके साथ कमरा 216 में जाने देने के लिए सहमत नहीं होगी। लेकिन लिन मोमो नामक इस बिल्ली योगिनी पर कुछ सामान्य ज्ञान अप्रभावी है। इससे पहले कि वह कहती कि बैंक कार्ड कमरे में गिर गया, लिन मोमो ने पहले ही समझ लिया था कि झो यांग के वर्तमान रवैये से कैसे निपटना है। मैंने सचमुच हर जगह जांच की है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपको दिखाने के लिए अपनी सभी जेबें उलट सकता हूं। चेहरे पर मासूम मुस्कान के साथ लिन मोमो ने बोलते हुए एक एक करके अपने शरीर पर मौजूद प्रत्येक पॉकेट की बनावट सबको दिखानी शुरू कर दी। उसके टॉप के दोनों तरफ 2 जेबें, कुछ भी नहीं। उसके शॉर्ट्स के दोनों तरफ की 2 जेबें, कुछ भी नहीं। चारों जेबों के खाली तलों को देखकर झो यांग को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। यहां तक कि सु जिकिंग ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। इसमें वह समय भी शामिल है जब झो यांग कमरा 217 के सामने शेन गु को पकड़ने गया था। अब उसकी शर्मिंदगी को दोगुनी शर्मनाक माना जा सकता है और उसे वर्तमान स्थिति को कम करने के लिए माफी मांगनी पड़ी। ओह, मुझे माफ करना। मैंने सोचा यह था, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। जब झो यांग ने अंतिम 2 वाक्य कहे तो उसने शेन गु की ओर भी देखा। इस नजर का अर्थ बहुत स्पष्ट था, जो स्पष्ट रूप से उसके संदेह और लिन मोमो और शेन गु के बीच विशेष संबंध को दर्शाता था। लेकिन वो इतनी नासमझ नहीं थी कि सीधे सीधे कह दे। इशारों में माफी मांगने के बाद वो सबसे पहले कमरा नंबर 216 की तरफ चल पड़ी। चलते समय उसने यह भी कहा, चलो जल्दी से वापस चलें और उसे ढूंढे। बैंक कार्ड मिलने के बाद शेन गु कमरा खोल सकता है, तो फिर हम अच्छी तरह से नहा सकते हैं। हंसी। जैसे ही झो यांग के शब्द गिरे, लिन मोमो जानबूझकर जोर से हंस पड़े। तुम क्यों हंस रहे हो? झो यांग, जो आगे चल रहा था, आश्चर्य से पीछे मुड़ा। लेकिन लिन मोमो के चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट देखकर उसे जल्दी ही लिन मोमो की हंसी का कारण समझ आ गया। सु जिकिंग, जो लिन मोमो के बगल में चल रही थी, ने झो यांग को पलटकर पूछा और अपने मुंह को ढकने और अपने सुंदर और कोमल छोटे हाथ से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। और शेन गु, लिन मोमो और सु जिकिंग को इस तरह देखकर भी हंसे और आग में घी डालने का काम किया। और जिस तरह से वह हंस रहा था वह सु जिकिंग के हंसने जैसा ही था। लेकिन जितनी अधिक यह संयमित मुस्कान थी, झो यांग को उतना ही अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने अभी जो 2 वाक्य कहे हैं वे सीधे तौर पर संबंधित नहीं हैं। झो यांग, जो पहले ही 3 बार जैकपॉट मार चुके थे, ने आज कार में शर्मनाक व्यवहार के मामले में लिन मोमो के 2 असफल सहायकों को पीछे छोड़ दिया था। अनिच्छा से इस वाक्य को स्वयं समझाने के बाद झो यांग को लगा कि अन्य तीनों की हंसी और भी तेज लग रही थी। वह बहुत असहाय स्वर में केवल इतना ही कह सकी, आजकल युवा लोग हमेशा विकृत विचार क्यों रखते हैं। फिर वह तुरंत मुड़ी, अपनी गति बढ़ाई और अपनी वर्तमान शर्मिंदगी को कम करने के लिए कमरा 216 की ओर चल दी। शेन गु, जो पीछे चल रहा था, ने झो यांग की उपस्थिति देखी और उसे यह अजीब और प्यारा लगा। विश्वविद्यालय में 2 वर्ष से अधिक समय तक अध्ययन करने के दौरान झो यांग के साथ उनकी बातचीत अधिकतर कक्षा में ही होती थी। कक्षा में झो यांग गंभीर और गंभीर थे। शीर्ष छात्रा सु जिकिंग के प्रति उनके असामान्य स्नेह के अलावा वे शेन गु सहित बाकी छात्रों के लिए किसी भी अन्य गंभीर और जिम्मेदार अंग्रेजी शिक्षक की तरह ही थे। लेकिन अब चेनडोंग विश्वविद्यालय से बहुत दूर चीशान गांव में कियान तांग हॉट स्प्रिंग में उन्होंने शिक्षक झो यांग का एक अलग पक्ष देखा। पता चला कि जब वह स्कूल में नहीं होती थी तो वह किसी भी अन्य लड़की की तरह ही थी, सु जिकिंग से थोड़ी बड़ी, और उसकी अपनी विचित्रताएं और आदतें थीं। इस समय लिन मोमो ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। उसने शिक्षक झो यांग और सु जिकिंग को आगे जाने दिया। फिर उसने चुपके से शेन गु को आंख मारी, जो उसने अभी अभी की गई चाल से बहुत प्रसन्न दिख रही थी। चूंकि शेन गु को लिन मोमो के आभासी स्थान के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए जब शिक्षक झो यांग ने संदेह जताया तो वह उसके लिए चिंतित नहीं था। उसे विश्वास नहीं था कि लिन मोमो को यह अंदाजा हो सकता था कि वह कमरा 216 से बाहर निकलने से पहले कमरा 127 से बाहर आ जाएगा। ऐसा लगता है कि संचार के साधन के रूप में मोबाइल फोन का उपयोग कुछ परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता। शायद इस बार लिन मोमो द्वारा मुझे पकड़ने का निर्णय भी शिक्षक झो यांग द्वारा दृढ़तापूर्वक अनुरोध किया गया था, ताकि वह मुझे गुप्त रूप से सूचित न कर सकें। जब शेन गु चल रहा था और सोच रहा था तो उसका निर्णय बिल्कुल सटीक था। अगर मैं उस समय वू जियाई की सुंदरता का
विरोध नहीं कर पाता, वह यह सोचने की हिम्मत नहीं कर सका कि आगे क्या होगा। एक कमरे में बंद होने का दृश्य शेनगू ने केवल फिल्मों या टीवी नाटकों में ही देखा था। उस समय उन्होंने महसूस किया कि जिन पुरुष पात्रों को कोने में धकेल दिया गया था वे वास्तव में दयनीय थे।